नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल सुरेशर जीके में स्वागत है। दोस्तों हम राजस्थान का अफवाह तंत्र है इसको पढ़ रहे थे और इसमें हमने दो पार्ट पढ़ लिए, जिसमें एक पढ़ा था हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा पार्ट हमने पढ़ा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। और अरब सागर में भी हमने इसके दो भाग पढ़े थे, जिसमें खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और इसके अलावा कच्छ के रण में गिरने वाली नदियाँ। तो दोस्तों इन सारी की सारी नदियों की चर्चा है वो हम पीछे के वीडियो में कर चुके हैं, और यदि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उन वीडियो को भी जरूर देखिए। और आज हम दोस्तों इस राजस्थान के अफवाह तंत्र को आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको तीसरा पार्ट है वो पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे आपने पढ़ा पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और आज हम तीसरा पोर्शन पढ़ते हैं जो आंतरिक जल प्रवाह की नदियों का होगा। दोस्तों आज देखिए हम केवल चर्चा करेंगे आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ। तो आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ हैं, ये आपके सामने तीसरा भाग रहेगा, आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए सबसे पहले तो आंतरिक जल का मतलब होता क्या है। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, तो मैंने आपको पीछे भी वीडियो में बताया था कि आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कौन सी होती, यानी ऐसी नदी जो अपना जल है वो किसी खाड़ी या महासागर में नहीं गिरती है, किसी खाड़ी या महासागर में नहीं गिरती है, वो नदी आपके सामने कौन सी होगी, आंतरिक जल प्रवाह की नदी होगी। तो दोस्तों राजस्थान में देखिए आपको कई नदियां मिलेगी आंतरिक जल प्रवाह की, जिसमें आपकी घग्गर नदी होगी, कांतली नदी होगी, कांकनी काकनी मसूरदी नदी होगी, रूपारेल नदी होगी, रूपनगढ़ नदी होगी, मंथा नदी होगी, खारी है, खंडेला, ऐसी कई नदियों की हम चर्चा करने वाले दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखिए चर्चा करेंगे दोस्तों घग्गर नदी की। कौन सी नदी की? घग्गर नदी की। ये घग्गर नदी एक आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। तो सबसे पहले तो इस घग्गर नदी की देखिए दोस्तों आपको लोकेशन याद रखनी है। लोकेशन आपको कैसे याद रखनी है, सबसे पहले आप ध्यान रखो राजस्थान का मानचित्र। दोस्तों यहां से जैसे आप राजस्थान का मानचित्र याद रखेंगे तो इसी राजस्थान के मानचित्र पर आप देखिए घग्गर नदी का विस्तार है वो यहां से आप पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों ये है आपके सामने राजस्थान का मानचित्र, और इस मानचित्र में यहाँ पर देखिए राजस्थान के आपके सामने दो जिले प्राप्त होंगे। दोस्तों दो जिलों की बात करते हैं तो दो जिलों में आपका देखिए यहाँ पर जो जिला होगा वो तो होगा दोस्तों हनुमानगढ़ जिला, और दूसरा जिला होगा आपके सामने गंगानगर जिला। इधर देखा जाए तो इधर आपके सामने कौन सा देश है? पाकिस्तान है। और यहां से देखा जाए तो दोस्तों आपके सामने पंजाब राज्य का भाग है, और यहाँ पर देखा जाए तो आपके सामने दोस्तों हरियाणा राज्य का भाग है, और हरियाणा से इधर देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने हिमाचल प्रदेश का भाग है। तो यहाँ से देखिए जब दोस्तों आपसे घग्गर नदी की लोकेशन पूछे, घग्गर नदी का विस्तार पूछे, तो घग्गर नदी का विस्तार हम देखिए यहीं से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि घग्गर नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद में ये आती है हरियाणा में, हरियाणा से आती है पंजाब में, पंजाब से आती है राजस्थान में, यानी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में देखिए हरियाणा, उसके बाद में पंजाब, पंजाब से आ जाती है दोस्तों राजस्थान में, और राजस्थान की ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में बहने के बाद दोस्तों कहाँ आ जाती है? ये पाकिस्तान में आ जाती है, और पाकिस्तान में आकर के ये नदी घग्गर नदी क्या हो जाती है दोस्तों? विलुप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी मैंने यहाँ पर केवल और केवल लोकेशन बताई है। अभी इनकी पूरी वास्तविक स्थिति को पढ़ते हैं, इसकी पूरी विशेषता को पढ़ते हैं और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों घग्गर नदी कहां से निकलती है और किस प्रकार से ये नदी बहती है।
यानी सबसे पहले देखिए घग्गर नदी की बात करेंगे अपन, यानी नदी तो आपको याद रखनी है दोस्तों घग्गर नदी। कौन सी नदी याद रखनी है? घग्गर नदी। सबसे पहले घग्गर नदी का देखिए उद्गम कहां से होता है, तो याद रखना दोस्तों घग्गर नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश से होता है। और हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पर एक देवी का मंदिर है जिसका नाम है कालिका माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है? कालिका माता का मंदिर। ये कालिका माता का मंदिर है, ये आपके सामने कौन से राज्य में है? तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। वहां से ये घग्गर नदी का उद्गम होता है। लेकिन यहां से एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो घग्गर नदी है वो इस कालिका माता के मंदिर के पास से निकलती है। कौन से हिमालय से निकलती है? तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने देखिए दो हिमालय का नाम आता। एक तो नाम आता आपके सामने कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय आता है? कुमायूं हिमालय। और इसके अलावा दूसरा हिमालय आता है दोस्तों आपके सामने शिवालिक हिमालय। एक तो कुमायूं हिमालय का नाम है और एक आपके सामने शिवालिक हिमालय का नाम है दोस्तों। अब ये कुमायूं हिमालय और शिवालिक हिमालय देखिए आपसे कैसे पूछा जाएगा, तो मैं इनकी चर्चा आपको थोड़ी सी करके बता दूं। बाकी चर्चा अपन दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वहां पर हम हिमालय का विस्तार पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये चर्चा करके बताऊंगा। देखिए जब हिमालय को पढ़ते हैं तो इस हिमालय को नदियों के उद्गम के आधार पर, नदियों के उद्गम की बात करें तो नदियों के उद्गम के आधार पर देखा जाए तो इस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। और इसी हिमालय की बात करें तो इस हिमालय को समांतर क्रम के आधार पर, समांतर क्रम के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर भी इसको 4 भागों में बांटा गया है। समांतर क्रम के आधार पर देखा जाए और नदियों के उद्गम के आधार पर देखा जाए तो नदियों के उद्गम के आधार पर इसके 4 भाग आएंगे, जिसमें आपका पंजाब कश्मीर हिमालय का भाग होगा, कुमायूं गढ़वाल हिमालय का भाग होगा, नेपाल हिमालय का भाग होगा, असम हिमालय का भाग होगा। तो यहाँ से तो देखा जाएगी तो कुमायूं हिमालय तो नदियों के उद्गम के आधार पर पूछा जाए तो बताना है, और समांतर क्रम या ऊंचाई के आधार पर देखा जाए तो शिवालिक हिमालय आपको बताना है। तो यहाँ पर तो आप ध्यान रख सकते हैं कि हिमालय है ये आपके सामने, यदि समांतर क्रम की बात करें या फिर ऊंचाई की बात करें तो देखिए हिमालय के समांतर क्रम के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? शिवालिक हिमालय से होता है। और यदि नदियों के उद्गम की बात करते हैं दोस्तों, नदियों के उद्गम के आधार पर देखा जाए तो कौन से हिमालय से इस नदी का उद्गम होता है? तो वहां पर दोस्तों आपको बताना है कुमायूं हिमालय से होता है। क्लियर हो इतनी बात? उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे बात करेंगे इसी घग्गर नदी की, कि ये घग्गर नदी जब यहाँ से निकलती है, यहाँ से कालिका माता मंदिर है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से कुमायूं हिमालय या शिवालिक हिमालय वहां से ये नदी निकलती है। और वहां से निकलने के बाद में देखिए दोस्तों पहले ये हिमाचल प्रदेश राज्य में बहती है, और हिमाचल प्रदेश राज्य में बहने के बाद में देखिए दोस्तों ये कहां पर बहती है? तो याद रखिए दोस्तों यहां से ये हिमाचल प्रदेश से चलती है। हिमाचल प्रदेश से चलने के बाद में देखिए दोस्तों आपके सामने हरियाणा राज्य में प्रवेश कर जाती है, और हरियाणा राज्य में बहने के बाद में दोस्तों आती है आपके पंजाब राज्य में, और पंजाब राज्य में बहने के बाद में आती है अपन के राजस्थान में, और राजस्थान से ये नदी आ जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। लेकिन इसकी अगर वास्तविक स्थिति देखी जाए दोस्तों तो देखिए क्या क्या रहेगी कि ये घग्गर नदी जैसे यहाँ से निकलती है, इस कालिका माता मंदिर से यानी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, तो निकलने के बाद में देखिए दोस्तों ये आपके सामने हरियाणा राज्य में प्रवेश कर जाती है। कौन से राज्य में प्रवेश कर जाती है? हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में बहने के बाद में, हरियाणा राज्य में बहने के बाद में देखिए दोस्तों कौन से राज्य में प्रवेश करती है ये? तो याद रखेंगे पंजाब राज्य में, ये पंजाब राज्य में प्रवेश करती है। और पंजाब राज्य में प्रवेश करने के बाद में देखिए पंजाब में बहेगी, और उसके बाद में ये नदी प्रवेश करती है आपके राजस्थान में।
यहाँ पर आपके सामने देखिए ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करेगी मित्रों? ये राजस्थान में प्रवेश करेगी। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो याद रखेंगे आपके सामने देखिए स्थान आता है तलवाड़ा का। तलवाड़ा जो आपके सामने टिब्बी का भाग है हनुमानगढ़ जिले में, वहां पर ये नदी क्या करेगी? प्रवेश करेगी। और ऐसे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो हनुमानगढ़ जिले में जैसे ये नदी प्रवेश करती है तो इसी हनुमानगढ़ में ये नदी क्या हो जाती है दोस्तों? विलुप्त हो जाती है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट आप इन चीजों को याद रखना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन है वो घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। जैसे घग्गर नदी यहाँ से निकल करके हरियाणा पंजाब राज्य में बहने के बाद जैसे राजस्थान में प्रवेश करती है, तो राजस्थान में ये सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है? तो याद रखोगा टिब्बी तहसील है, तलवाड़ा हनुमानगढ़ है, वहां पर ये प्रवेश करती है। और वहां प्रवेश करने के बाद में ये नदी हनुमानगढ़ में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। लेकिन जब इस नदी में देखिए वर्षा की प्राप्ति ज्यादा हो जाए, जब इसमें वर्षा की प्राप्ति ज्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति में इस नदी का जो जल है, कौन सी नदी का? घग्गर नदी का जल है। ये जल देखिए आपके सामने कहाँ चला जाता है? तो याद रखेंगे राजस्थान के गंगानगर जिले में। और गंगानगर जिले की बात करते हैं तो गंगानगर में दो स्थान आप याद रखोगे, एक अनूपगढ़ का नाम होगा और एक आपके सामने सूरतगढ़ का नाम होगा। ये अनूपगढ़ और सूरतगढ़ है, यहाँ पर देखिए इस नदी का जल है वो चला जाता है, यानी निकल करके आती है हनुमानगढ़ में, जैसे प्रवेश करेगी तो हनुमानगढ़ में ये विलुप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें वर्षा की प्राप्ति यदि ज्यादा हो जाएगी तो इस नदी का जल है वो गंगानगर जिले के अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इस नदी में यदि जैसे ही वर्षा होती है तो वर्षा के समय यदि बाढ़ के हालात हो जाए, क्या हो जाए? बाढ़ के हालात, यानी इस नदी में बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ आने के कारण इस नदी का जल है वो देखिए कहाँ चला जाता है? तो राजस्थान से चला जाता है दोस्तों आपके सामने पाकिस्तान में। कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है। कब जाता है इस घग्गर नदी का जल पाकिस्तान में? कि जब इस नदी में बाढ़ आती है, जब इस नदी में क्या आती है दोस्तों? बाढ़ आती है। तो बाढ़ आने के कारण इस नदी का जल है वो पाकिस्तान में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है। और पाकिस्तान में देखा जाए तो दोस्तों आपके सामने एक स्थान है जिसका नाम है बहावलपुर। कौन सा स्थान है? बहावलपुर। और इसी बहावलपुर की बात करते हैं दोस्तों, इसी बहावलपुर की बात करें तो बहावलपुर में यहाँ पर आपको एक स्थान मिलता है जिसका नाम है फोर्ट अब्बास। कौन सा क्षेत्र मिलेगा? फोर्ट अब्बास। इसी फोर्ट अब्बास में यहाँ पर देखा जाए तो ये नदी क्या हो जाती है? यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर आकर के गिरती है कब? जब इस नदी में देखिए बाढ़ आती है तब। ये बात तो समझ में आ गई। यानी जैसे यहाँ से निकल करके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है, तलवाड़ा है टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में, वहां तो ये प्रवेश करेगी। हनुमानगढ़ में ये नदी विलुप्त हो जाती है। लेकिन इस नदी में देखिए वर्षा की मात्रा है वो ज्यादा हो जाए, वर्षा की प्राप्ति यदि ज्यादा हो रही है तो इस नदी का जल कौन से जिले में आ जाएगा? गंगानगर जिले में आ जाएगा। गंगानगर में भी देखा जाए तो अनूपगढ़ और सूरतगढ़ में। उसके बाद में इस नदी में यदि वर्षा के समय यदि बाढ़ की स्थिति आ जाए, यानी इस नदी में अक्सर क्या आती रहती है? बाढ़ आती रहती है। और बाढ़ आने के कारण इस नदी का जल है वो पाकिस्तान में चला जाता है। और पाकिस्तान में बहावलपुर के पास जो फोर्ट अब्बास नामक स्थान है वहां पर इस नदी का जल है वो चला जाता है। इसलिए दोस्तों आपके सामने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में देखिए इस घग्गर नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर देखिए जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी को यानी पाकिस्तान में किस नाम से पुकारा जाता है? तो पाकिस्तान में कहा जाता है इसको हकरा नदी। घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नदी के नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखना हकरा नदी के नाम से पुकारा जाता है। यानी राजस्थान में बोलते हैं हम इसको घग्गर नदी और पाकिस्तान वाले बोलते हैं इसको हकरा नदी, हकरा नदी। अब दोस्तों यहां से देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जैसे ये राजस्थान में प्रवेश करती तो एक क्वेश्चन तो यहां से आपसे देखिए पूछा जाएगा कि जो हनुमानगढ़ जंक्शन है, कौन सा जंक्शन? हनुमानगढ़ जंक्शन।
हनुमानगढ़ जंक्शन है वो इस नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। हनुमानगढ़ जंक्शन है वो इस घग्गर नदी के पेटे से देखिए नीचे बसा हुआ है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखिए इसी नदी की बात करें तो इस नदी के किनारे पर देखिए कौन कौन सी सभ्यता है वो राजस्थान में प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपको 3 सभ्यता याद रखनी है। 3 सभ्यता में देखा जाए तो एक सभ्यता का नाम है आपके सामने दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता वो इस नदी के किनारे से प्राप्त हुई थी। कालीबंगा सभ्यता के अलावा देखा जाए तो नाम आता है दोस्तों आपके सामने पीलीबंगा, और पीलीबंगा के अलावा देखा जाए तो दोस्तों नाम आता है आपके सामने रंगमहल। यानी घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी के किनारे से देखिए कौन कौन सी सभ्यता है वो प्राप्त हुई थी। रंगमहल सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता, ये तीनों सभ्यता है वो इसी घग्गर नदी के किनारे पर विकसित हुई थी दोस्तों। तीनों सभ्यता एक ही नदी के किनारे से प्राप्त हुई थी। उसके बाद में आपसे ये कहा जाएगा कि अनूपगढ़ शहर और सूरतगढ़ शहर, अनूपगढ़ शहर और सूरतगढ़ शहर है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा है दोस्तों, तो याद रखना कि घग्गर नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद भी देखिए यहां से जब राजस्थान की बात करते हैं मित्रों, राजस्थान की बात करते हैं तो इस घग्गर नदी से संबंधित देखिए क्वेश्चन आपसे देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है। यानी इसी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये जो घग्गर नदी है, ये घग्गर नदी देखिए एक पाठ के रूप में बहती है। किस रूप में बहती है? एक पाठ के रूप में बहती है। पाठ के रूप में बहने के कारण इस नदी को कहा जाता है नाली। क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि घग्गर नदी है वो किस रूप में बहती है? एक पाठ के रूप में बहती है, और पाठ के रूप में बहने के कारण ही घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। लेकिन घग्गर नदी का मैदान देखिए दोस्तों, घग्गर नदी का अगर मैदान पूछा जी, घग्गर नदी का मैदान क्या कहलाता है? तो घग्गर नदी का मैदान है वो वग्गी के नाम से या फिर वाग्गी के नाम से पुकारा जाता। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि घग्गर नदी का मैदान है वो क्या कहलाता है, तो घग्गर नदी का मैदान भाई कहलाता है वग्गी या वागी। और घग्गर नदी एक पाठ के रूप में बहती है, और पाठ के रूप में बहने के कारण क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको नाली कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नाली क्या है। भाई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नाली क्या है, तो नाली आप ऐसे मत को बता देना कि नाली तो हमारे घरों में होती है, जो कचरे की बात करते हैं, पानी की बात करें, नालियों की बात करें, तो नाली के माध्यम से अपन का जो वेस्ट जो पानी है वो जाता नाली के माध्यम से, तो वो नाली नहीं है यहाँ पर। यानी घग्गर नदी का पाठ, घग्गर नदी का पाठ है वो नाली कहलाता है, यानी पाठ के रूप में बहती है और उस पाठ को ही नाली कहा जाता है। तो एक तो क्वेश्चन हो जाएगा कि घग्गर नदी का जो पाठ है वो नाली कहलाता है। और नाली आपके सामने देखो दोस्तों, भेड़ की एक नस्ल भी है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल। यानी घग्गर नदी है, इसके पाठ को नाली कहा जाता है, और नाली ही भेड़ की क्या है? एक नस्ल है दोस्तों। हम नस्ल के बारे में भी चर्चा करेंगे, जैसे राजस्थान का पशुधन हम पढ़ेंगे तो वहां पर इन सब की अपन चर्चा करेंगे, और सूत्रों के माध्यम से आपको सारी के सारी पशुधन की चीजें वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा कि राजस्थान की केवल 2 ही जिलों में बहती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। और गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में देखिए 2 जिलों में बहती है। तो यहाँ से देखिए घग्गर नदी है, यहाँ पर जब ये नदी बहती है तो इस वाले क्षेत्र में देखिए चावल की खेती है वो सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर चावल की खेती क्या होती है? ज्यादा होती है, और चावल की खेती ज्यादा होने के कारण इस घग्गर नदी को कहा जाता, आपके सामने देखिए राइस बेल्ट। क्या कहा जाता है? इसको राइस बेल्ट के नाम से पुकारा जाता। दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की कौन सी नदी राइस बेल्ट कहलाती है, तो राइस बेल्ट के नाम से आपकी घग्गर नदी कहलाती है। क्यों कहलाती? क्योंकि इस वाले क्षेत्र में चावल की खेती ज्यादा होती है, चावल की पैदावार ज्यादा होती है, इसलिए इसको राइस बेल्ट के नाम से पुकारा जाता है। और घग्गर नदी का मैदान दोस्तों कहलाता है वग्गी या वागी। वागी, बग्गी मत, बग्गी से याद कर लेना, बग्गी से देखिए बग्गी या बागी। घग्गर नदी का मैदान है वो बग्गी यानी वग्गी वागी कहलाता है, और इसका पाठ है वो नाली कहलाता है।
और मैंने कहा कि देखिए इस नदी में देखिए अक्सर क्या आती है, अक्सर क्या आती है, इसमें बाढ़ आती है। अक्सर देखिए इसमें क्या आती है, बाढ़ आती है। और बाढ़ आने के कारण इस नदी को राजस्थान का दोस्तों शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का शोक। किस नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है, किस नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना है कि राजस्थान का शोक वो घग्गर नदी को कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा यदि इस घग्गर नदी की बात करते हैं, इस घग्गर नदी को और किस किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो यहां से आप देखिए ध्यान रखेंगे कि घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी को देखिए उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में इस नदी को कहा जाता है दोस्तों सरस्वती नदी। कौन सी नदी कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल में इस नदी को सरस्वती नदी कहा जाता है। उसके बाद में देखिए यहां से आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि इसको वैदिक काल में किस नाम से पुकारा जाता है, तो याद रखेंगे कि इस नदी को वैदिक काल में कहा जाता है आपके सामने द्वेषवती नदी। दोस्तों यहां से आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि किस नदी को वैदिक काल में द्वेषवती नदी कहा जाता है, किस नदी को उत्तर वैदिक काल में सरस्वती नदी कहा जाता, तो आपके सामने कौन सी नदी को कहा जाता है, तो याद रखेंगे घग्गर नदी को ही कहा जाता है। दोस्तों यहां से आपसे देखिए क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है कि यहां पर आपसे देखिए सरस्वती नदी और यहाँ पर द्वेषवती नदी, दो नदियों का नाम आ रहा है। इसके अलावा देखिए आपसे ये कहा जाएगा कि इस नदी को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो याद रखेंगे इसको मृत नदी कहा जाता है। मृत नदी के अलावा इस नदी को नट नदी कहा जाता है, इसको नट नदी कहा जाता है। इसके अलावा इस नदी को सोतर नदी कहा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ से सोतर नदी, किस नदी को सोतर नदी कहा जाता, किस नदी को नट नदी कहा जाता, किस नदी को मृत नदी कहा जाता, तो नाम आपका कौन सी नदी का आएगा दोस्तों, घग्गर नदी का आएगा। इसके अलावा देखिए किस नदी को लेटी हुई नदी कहा जाता है, यानी लेटी हुई नदी की बात करते हैं तो वो भी कौन सी नदी को कहा जाएगा, तो याद रखेंगे घग्गर नदी को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना इसी घग्गर नदी को कहा जाता है चौतांग नदी। किस नाम से पुकारा जाता है, इसको चौतांग नदी के नाम से पुकारा जाता है। अब यहां से आप एक एक पॉइंट टू पॉइंट याद कर सकते हैं कि यहाँ पर घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी है ये पाट के रूप में बहती है, पाट के रूप में बहने के कारण इसको नाली कहा जाता है। एक बात याद। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इस नदी में अक्सर बाढ़ आती रहती है और बाढ़ आने के कारण इस नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है। उसके बाद में देखिए इस नदी को उत्तर वैदिक काल में कहा जाता है सरस्वती नदी, वैदिक काल में कहा जाता है इसको आपके सामने द्वेषवती नदी। इसके अलावा इस नदी को कहा जाता है मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, लेटी हुई नदी और चौतांग नदी कहा जाता। इसके अलावा दोस्तों एक नाम आप और याद रखेंगे कि ये जो घग्गर नदी है, ये जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी को देखिए आपके सामने ब्रह्मवर्त नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है दोस्तों, इसको ब्रह्मवर्त नदी के नाम से पुकारा जाता है। इस नदी को ब्रह्मवर्त नदी कहा जाता है तो घग्गर नदी को ही कहा जाता है। उसके बाद में देखिए यहां से आप ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका हरियाणा जिले का भाग है जहां पर ये घग्गर नदी बहती है, और इसी हरियाणा में देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक झील आती है। कौन सी झील आती है, इस झील की भी आप यहाँ से चर्चा है वो याद रखेंगे। यहाँ पर हरियाणा में आपके सामने एक झील आती है जिसका नाम है दोस्तों ओटू झील। कौन सी झील है, ओटू झील है। यानी इस ओटू झील की बात करें तो ओटू झील ये कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये सिरसा में है। और सिरसा आपका कहाँ होगा, हरियाणा में होगा। सिरसा हरियाणा में जो ओटू झील है वो आपके सामने बनी है। लेकिन इस झील को जो जल की आपूर्ति होती है दोस्तों, इस झील को जो जल की आपूर्ति होती है वो किस नदी के द्वारा होती है, तो याद रखना दोस्तों घग्गर नदी के द्वारा होती है। यानी आपसे ये कहा जी कि घग्गर नदी है, ये आपके सामने जब इस प्रकार से बह रही है तो यहां से आपको याद रखना
या तो सीधा पूछ लेगा कि ओटू झील कहाँ पर है। कौन सी झील? ओटू झील। ओटू झील ये सिरसा हरियाणा में। इस ओटू झील को जल की आपूर्ति किस नदी के द्वारा होती है? तो याद रखना दोस्तों, घग्गर नदी के द्वारा होती है, याद रह जाएगी। इसके अलावा यहां से आप देखिए ध्यान रख सकते हैं, उत्तर वैदिक काल में ये सरस्वती नदी है, वैदिक काल में ये द्वेषवती नदी है। इस नदी को मृत नदी कहा जाता है, इस नदी को नट नदी कहा जाता है, इसको सोतर नदी कहा जाता है, लेटी हुई नदी कहा जाता है, चोतांग नदी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम कहां से होता है? कालिका माता मंदिर के पास आपके सामने हिमाचल प्रदेश में कुमायूं हिमालय या शिवालिक हिमालय, वहां से इस नदी का क्या होता है दोस्तों? उद्गम होता है। इसके अलावा देखिए यहां से आपसे देखिए एक चीज और पूछी जा सकती है। देखिए एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है C.S. ओलथम। C.S. ओलथम की बात करते हैं तो C.S. ओलथम के द्वारा सबसे पहले इस घग्गर नदी की खोज की थी। और घग्गर नदी की खोज किस रूप में की थी? तो दोस्तों याद रखना, इसने सरस्वती नदी के रूप में इसकी खोज की थी। यानी C.S. ओलथम नाम का एक व्यक्ति है जिसने लगभग सन 1896 ईस्वी में, लगभग 1896 में इस C.S. ओलथम ने इस घग्गर नदी की खोज वो सरस्वती नदी के रूप में की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके सामने देखिए घग्गर नदी का विस्तार। अब आप इसको केवल 3 या 4 मिनट में पूरी की पूरी नदी को याद कर सकते हो। याद कैसे करनी, वैसे आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन इसको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कैसे याद रखना है कि इस घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कालिका माता का मंदिर है, शिवालिक हिमालय, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय नदियों के उद्गम के आधार पर है, शिवालिक हिमालय समांतर क्रम के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर यहां से निकली। यहां से निकलने के बाद में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान, वहां पर हकरा, फोर्ट अब्बास, भावलपुर है, वहां पर आकर के विलुप्त होती। फिर इनकी एक विशेषता याद रखो कि हरियाणा में एक झील है ओटू झील, जो सिरसा हरियाणा में बनी। इस झील को जल की आपूर्ति घग्गर नदी करती है। उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? तिब्बी, तलवाड़ा, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है। विलुप्त होने के बाद में देखा जाए तो यहाँ पर जैसे वर्षा की प्राप्ति ज्यादा होती है तो इस नदी का जल वो गंगानगर के सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक पहुंच जाता है। लेकिन इस नदी में अक्सर बाढ़ आने के कारण इस नदी का जल है वो बहावलपुर, पाकिस्तान यानी फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान में इसको हकरा नदी कहा जाता है। राजस्थान में इस घग्गर नदी में देखिए बाढ़ आने के कारण ही इस नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है। राजस्थान में घग्गर नदी का पाठ है वो देखिए एक नाली के रूप में होता है। तो घग्गर नदी है वो एक पाट के रूप में बहती जिसको नाली कहा जाता है। नाली एक बेड़ की नस्ल है, लेकिन घग्गर नदी का मैदान है वो वग्गी या वागी कहलाता है। उसके बाद में इस घग्गर नदी के किनारे पर कालीबंगा, पीलीबंगा, देखो कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, ये 3 सभ्यता हुई यहीं से प्राप्त हुई है, हनुमानगढ़ जिले से। गंगानगर का अनूपगढ़ और सूरतगढ़ शहर है वो इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और हनुमानगढ़ जंक्शन है वो इस घग्गर नदी के पेटे से नीचे बसा। फिर इसके आप उपनाम याद कर लीजिए। उपनाम कैसे याद रखोगे? उत्तर वैदिक काल है, इसमें इसको सरस्वती नदी कहा जाता है। वैदिक काल में इसको द्वेषवती नदी कहा जाता। इसके अलावा इसको मृत नदी, नट नदी, लेटी हुई नदी, सोतर नदी और चौतांग नदी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें तो आपके सामने हो गई है। अब यहां से देखिए एक क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, और यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मनुस्मृति है, कौन सी स्मृति है दोस्तों? मनुस्मृति। यहां से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन पूछेगा कि मनुस्मृति में इस घग्गर नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। अब आपके सामने ऑप्शन देखिए क्या क्या दे देगा, इन्हीं में से दे देगा कि मनुस्मृति में घग्गर नदी को कहा जाता ब्रह्मवत नदी। उसके बाद में ऑप्शन में दे देगा आपको सरस्वती नदी, फिर तीसरा ऑप्शन दे देगा द्वेषवती नदी, और उसके बाद में देगा आपको दोस्तों चौतांग नदी। ऐसे आपको 4 ऑप्शन देगा, और आपको राइट आंसर है वो यहां से पूछेगा कि घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी को मनुस्मृति में क्या कहा जाता है? ब्रह्मवत कहा जाता है, सरस्वती कहा जाता है, द्वेषवती कहा जाता है, या चौतांग नदी कहा जाता है। तो दोस्तों बता सकते हैं आप इसका आंसर, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर बताया ही नहीं। यदि मैं आपको यहाँ पर बता देता तो आपका आंसर यहीं से आ जाता, आता या नहीं आता? और यदि मैं यहाँ पर बताता तो आपका आंसर सही होता,
और यदि मैंने नहीं बताया और आप यही चीज पढ़ करके चले गए और क्वेश्चन आपकी एग्जाम में ये वाला आ गया, तो करोगे क्या? ये कहोगे कि सर ने जो पढ़ाया था उसमें ये क्वेश्चन आया नहीं, तो पता नहीं पीछे से आप क्या क्या बोलोगे। ये तो आप लोगों को भी पता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना कि मनुस्मृति में इस घग्गर नदी को कहा जाता है ब्रह्मवर्त नदी। कौन सी नदी कहा जाता है इसको? ब्रह्मवर्त नदी कहा जाता है घग्गर नदी को। किसमें? मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति में याद रखो इसको ब्रह्मवर्त कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में इसको सरस्वती नदी और वैदिक काल में इसको द्वेषवती नदी कहा जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? अब दोस्तों मैंने आपको पीछे का जो वीडियो पढ़ाया था, मैंने जब राजस्थान का नामकरण पढ़ाया था, तो वहां पर भी मैंने आपको ये ब्रह्मवर्त शब्द लिख करके बताया था कि राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा जाता है। राजस्थान का नाम है वो ब्रह्मवर्त नाम किसने दिया था? किसने कहा था कि राजस्थान का नाम है वो ब्रह्मवर्त है? याद है क्या? नहीं है। अगर याद नहीं है तो आप पीछे के वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप देखते आइए, हर चीज का आपको सॉल्यूशन वहां पर मिलेगा। अगर ऐसे आप इनको कट कर करके, छोटा कर करके या थोड़ा वीडियो देख के आप यदि कोशिश करेंगे तैयारी करने की, तो दोस्तों बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि मैंने जो चीजें पढ़ाई हैं उनकी एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर करनी है और एक एक कंसेप्ट ही आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। एग्जाम में आपकी गलतियां है वो न के बराबर होगी दोस्तों। यानी मैंने वहां पर आपको बताया था कि ब्रह्मवर्त है वो राजस्थान का नाम मैंने बताया था, और वहां पर मैंने कहा था ऋग्वेद। मैंने बोला था कि ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में राजस्थान को देखिए ब्रह्मवर्त कहा गया है। राजस्थान को क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त कहा गया है। किसके अनुसार? ऋग्वेद के अनुसार। और मनुस्मृति में इस घग्गर नदी को ब्रह्मवर्त कह दिया, ब्रह्मवर्त नदी कह दिया। तो दोस्तों ऐसे आप इनमें अंतर स्पष्ट कर करके आप पढ़ोगे तो मेरा तो यही मानना है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति है वो बहुत कम समय में आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए आप इसे चैनल पर, लगातार आपको इससे बेहतर वीडियो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।